नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, आइए एक नई शुरुआत करते हैं। और अकाउंटेंसी को लेके मैं बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में लेके आ रहा हूँ और आईएससी बोर्ड्स के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं। आईएससी बोर्ड्स में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं, जो डीके गोयल की बुक है उसको हम सोल्यूशन देने वाले हैं, उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और अपने ही यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जहां पे हम आईएससी बोर्ड के 11th के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन का इंडिविजुअल वीडियो क्या करेंगे, अपने चैनल पर अपलोड करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जो दिक्कत हो रही है, जो समझने में दिक्कत होती है, उसको खत्म किया जा सके। तो उसी की शुरुआत करने के लिए जिस चीज को हम लेके अभी आए हैं वो है अकाउंट्स 2026 और 27 सेशंस के लिए। अकाउंट के वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम डीके गोयल के बुक्स का सोल्यूशन लेके आएंगे, पूरा सोल्यूशंस लेकर आएंगे और 11th और 12th क्लास के लिए होगा। तो अभी इस वीडियो में मैं 11th के सिलेबस पे डिस्कस करने वाला हूँ। किस पे? 11th के सिलेबस पे डिस्कस करने वाला हूं। तो 11th का जो सिलेबस है आईसीएससी बोर्ड में, उस पे बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देख लिया जाए तो आइए शिवम एकेडमिया चैनल पे आएंगे तो आईएससी बोर्ड का फुल सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। इस फुल सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो आइए एक बार देखने का प्रयास करते हैं कि जो एक अकाउंटेंसी है हमारा अकाउंटेंसी है उसके दो वॉल्यूम हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ठीक है, तो डीके गोयल की जो बुक होगी उसमें वॉल्यूम 1 करके होगा, एक वॉल्यूम 2 करके होगा। दो बुक्स आपके 11th में लगेंगे। तो उस 11th के वॉल्यूम 1 में क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, क्या छोड़नी है, ये सारे तमाम चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए हम देखने का प्रयास करें। सबसे पहले जब आप 11th कॉमर्स में इंटर करते हैं तो सबसे बेसिक चीज सिखाई जाती है टर्मिनोलॉजी, यानी अकाउंटेंसी की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंट्स क्या होता है, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, एक्रूड इनकम क्या होता है, अनएक्रूड इनकम क्या होता है, ये तमाम चीजें, बैलेंस शीट क्या होता है, पीएल अकाउंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेजर क्या होता है, ये तमाम चीजें जो कि आपके अकाउंट में इंटर करते ही वो सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है ताकि आप उसको जब भी पढ़ें तो उस टर्मिनोलॉजी से अवगत रहें, आप जान पाएं कि इस टर्मिनोलॉजी का ये मतलब है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि पार्ट 1 में देखा जाए तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और उसके जो कन्वेंशंस हैं वो क्या है, एंटिटी क्या है। बहुत सारे प्रिंसिपल पे अकाउंटिंग चलती है। डबल एंट्री सिस्टम्स में आप देखते होंगे कि एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, मतलब कोई अकाउंट होगा दो तरीके से अफेक्टेड होगा। तो वो एंटिटी क्या है, तो उसमें हम कुछ प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ प्रिंसिपल भी देखेंगे जो आपको ऊपर लिखा हुआ है। तो बेसिक अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे एंटिटी क्या है, डुअल एस्पेक्ट क्या है, मतलब डुअल एस्पेक्ट मतलब दो एस्पेक्ट होंगे, एक का डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। वहीं देखा गोइंग कॉर्नर क्या है, एक्रूल, मैचिंग, वो कंसिस्टेंसी, वो मटेरियलिटी और कंजर्वेशनरिज्म क्या है, ये तमाम चीजें आपको समझनी है। एक एक चैप्टर जब आएगा उस चैप्टर में हम थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल और उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाए कि इस एक एक वर्ड का मीनिंग क्या है। वही देखा अकाउंटिंग इक्वेशंस देखेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस का मतलब क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशंस अगर हम थोड़ा सा अगर देखने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा। एक बार थोड़ा सा हम देखने का अगर प्रयास करें तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में।
और अकाउंटिंग इक्वेशंस में हम कई चीजें देखते हैं। पहला तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम इसको फैक्ट के रूप में देखेंगे तो कैसे काम करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, एटीसी। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशंस का मतलब दो तरीके से लिया जाता है। अगर एक देखें तो हमारा जो एसेट्स होता है, जो एसेट्स होता है, एसेट्स की वैल्यू हमेशा जो लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होता है। और इसी के बेस पे हम पूरा का पूरा क्या देखेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे और इसी पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रहे कि इसी पे पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स के लेकर आएंगे, जो पहला आपका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट होगा वो अकाउंटिंग इक्वेशंस पे ही लेकर आने वाले हैं। तो उसमें डीके गोल्ड के जितने सारे क्वेश्चंस हैं उस पर बात करेंगे, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए, कैसे हम अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते हैं, कहाँ जोड़ना, कहाँ ऐड करना होता है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना होता है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू दिखानी होती है, वो हम अकाउंटिंग इक्वेशंस में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एसेट्स क्या होता है, हमारी लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो एसेट्स होता है, कौन कौन से आइटम्स होते हैं जो क्या होता है हमारा ये लायबिलिटी होती है, और कैपिटल तो कैपिटल ही होता है। इन तमाम चीजों को जब हम देखेंगे, जब हम पूरे चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली हम सिलेबस के बारे में, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें लेके चल रहे हैं। आगे चलिए, उसके बाद अगर देखा जाए तो जब हम अकाउंटिंग इक्वेशंस कर लेते हैं तो मीनिंग करते हैं, एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, उसका एनालिसिस करते हैं। एसेट्स की वैल्यू ऑलवेज टाइम लायबिलिटीज के और कैपिटल के इक्वल होता है, जो अभी हमने आपके सामने बताया है। वहीं अगर देखा जाए तो जनरल बनता है। जनरल जब बिजनेस स्टार्ट होती है तो डे टू डे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मैंने डे टू डे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, चाहे वो इनकम का हो, चाहे वो एक्सपेंस का हो, चाहे एक्सपेंडिचर का हो, जो भी एक्सेट्रा। उन सारे चीजों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने का एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसको हम जनरल के नाम से जानते हैं। कुछ अमाउंट मतलब हर एक अकाउंट्स का मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो तरीके से वो अफेक्ट होगा या दो से अधिक बार अफेक्ट हो सकता है। यानी एक बार डेबिट हो जाएगा, एक बार क्रेडिट हो जाएगा, इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, ध्यान रखना है। तो वही कह रहा है जनरल, जनरल जैसे ही बन जाता है तो हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ है, अगर हम परचेज कोई सामान गुड्स परचेज कर रहे हैं तो लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे परचेज किए होंगे, बहुत सारे सेल किए होंगे, बहुत सारे चीजें पे किए होंगे, लिए होंगे, तमाम चीजें, तो क्या हम उसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं? तब यहां से हम जनरल से कहा जाते हैं, सीधे लेजर पे जाते हैं और लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं, ध्यान रहे कि एक कैश बुक बनता है। कैश बुक में हम कैश के आइटम को ही रिकॉर्ड करते हैं। कैश बुक एक ऐसा बुक होता है, एक सब्सिडी बुक है, समझ लीजिए। सब्सिडी बुक में ये होता है, कैश बुक में कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को कहाँ दिखाते हैं, हम कैश बुक में दिखाते हैं। ध्यान रखना है। इसमें डबल एंट्री सिस्टम्स क्या है, डबल एंट्री सिस्टम्स, रूल ऑफ द डेबिट और क्रेडिट। हम जब रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो एक बात हमको यहीं पे समझ में आती है, यहीं पे हमको एक बात समझ में आती है, ध्यान दें कि जब हम डेबिट और क्रेडिट के लिए, डेबिट एंड क्रेडिट के लिए बात करते हैं तो इसमें दो तरीके से हम चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे कि पहली चीजें अगर देखा जाए तो जो अकाउंट्स होते हैं, हमारा अकाउंट दो तरीके से होते हैं, वहीं देखें, एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। इम्पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट भी कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से, जिसको हम देखते हैं, एक रियल अकाउंट होता है और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये दो अकाउंट्स हमको देखने को मिलता है और इसके भी टाइप्स होते हैं, देखेंगे तो एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इसका जो पर्सनल अकाउंट है, जो रियल अकाउंट है, जो नॉमिनल अकाउंट है, इसके अलग अलग रूल्स होते हैं कि कैसे चीजों को करना है। बात समझ आ रही है? जैसे अगर देखा जाए
तो जो पर्सनल अकाउंट होता है ये होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। वही अगर देखें तो रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम इन, और वही देखें तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वही अगर देखें नॉमिनल में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, एंड ऑल इनकम एंड गेन क्या होते हैं, हमारा क्रेडिट होते हैं। ये रूल होता है जो चीजें हम आगे चल के बात करने वाले हैं। आइए, तो यहां तक सारी चीजें बात आपको समझ में आ गई होंगी कि हम डेबिट और क्रेडिट के नियम को समझेंगे। जो सब्सिडी बुक्स होते हैं, सब्सिडी बुक्स में क्या क्या है, ध्यान से मेरी अगर बात सुनने का प्रयास करेंगे तो सब्सिडी बुक्स जो हम बनाते हैं, तो एक तो सेल बुक बनाते हैं, एक परचेज बुक बनाते हैं, एक सेल रिटर्न बताते हैं, एक परचेज रिटर्न बनाते हैं, 4 होंगे। ठीक है, कैश बुक बनाते हैं, याद हो गया, 5 हो गया। वहीं देखें तो एक बीआर का अकाउंट बनाते हैं और एक बिल्स पेबल का अकाउंट बनाते हैं। टोटल 7 अकाउंट्स आपके बनाने होते हैं सब्सिडी बुक में। वहीं अगर देखा जाए तो कैश बुक जो बनता है वो कैश बुक इन तमाम चीजों से बनता है। जैसे सिंपल एक बनता है, मतलब एक कॉलम का, वहीं देखें डबल कॉलम का, 3 कॉलम का पेटी कैश बुक बनता है। ध्यान दीजिएगा, पेटी कैश बुक हमारे आईएससी बोर्ड्स में दिया है, सीबीएसई में नहीं दिया है। सॉरी, सीबीएसई में पेटी बुक दिया है लेकिन आईएससी में नहीं दिया है, तो इसको नहीं पढ़ना है। इसकी जगह पे हमको क्या पढ़ना है, 3 कॉलम्स का पढ़ना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर देखें नेक्स्ट अगर टॉपिक देखें तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसको बीआरएस बोलते हैं, इसको भी पढ़ना होता है। बात क्लियर है। वहीं आप देखें कॉजेस ऑफ द डिफरेंस, प्रिपरेशन विद द अमेंडमेंट्स, कैश बुक क्या कैसे कैसे कैश बुक में हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो एक होता है ट्रायल बैलेंस। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कहा कि हम पहले जनरल करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, और लेजर के बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट्स के बाद क्या बनाते हैं, हम पीएल बनाते हैं, और पीएल के बाद सीधे हम बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। बात क्लियर हो रही होगी। तो वही कह रहा है कि हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। रेटिफिकेशंस ऑफ एरर्स के बारे में बात करते हैं कि रेटिफिकेशंस ऑफ एरर क्या होते हैं। जैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस जब हम पूरे अकाउंट्स बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं लेजर के, तो वहीं से क्या करते हैं, उसकी पोस्टिंग क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस में डेबिट का अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये क्या करता है, अर्थमेटिक एरर को, अर्थमेटिक जो एक्यूरेसी होता है उसको दिखाता है। ये कभी भी बुक्स ऑफ जो अकाउंट्स होता है उसको 100% अगर एक्यूरेट देखा जाए तो कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। तो उसको क्या करते हैं, हम रेटिफिकेशन ऑफ एरर के नाम से जानते हैं। वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें हम गलती करते हैं, तो वहां पे ट्रायल बैलेंस को तब सही करते हैं जब हम रेटिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ते हैं। और रेटिफिकेशन ऑफ एरर को हम बहुत सारे टाइप्स से देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर जैसे ओमिशन होता है, ठीक है, भूल जाना किसी चीज को, एंट्री करना, प्रिंसिपल की गलती करना, कंपनसेशन करना, ठीक है, रेटिफिकेशन बिफोर द और आफ्टर द ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कभी कभी होता है कि हम ट्रांजेक्शन करना क्या कर दिए, भूल गए, उस कंडीशन में क्या होती है। कभी कभी हम क्या होता है कि दूसरे का अकाउंट दूसरे के अकाउंट में दिखा दिए, कभी कभी क्या होता है दूसरे का अमाउंट दूसरे के अकाउंट में दिखा दिए। तो सब ये रेटिफिकेशन ऑफ एरर का काम है। वहां पर जब हम पढ़ाएंगे इसको बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। आइए, यहां तक अगर देखा जाए तो यहां तक जो बात कर रहे थे ये वॉल्यूम, ठीक है, 1 के बारे में बात हो रही थी, और यहां से क्या होगा, ये आपका चलेगा वॉल्यूम 2 के बारे में। क्या बात क्लियर है, ये चलेगा वॉल्यूम 2 के बारे में। क्लियर है। तो आइए हम डेप्रिसिएशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन, अच्छा मान लीजिए कोई एसेट्स है, मशीनरी है, उस मशीनरी का यूज आप अपने कंपनी में कर रहे हैं या अपने बिजनेस में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक सर्टेन टाइम आएगा तो उस मशीनरी पे कुछ डेप्रिसिएट होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ या ना, बात यूज करने से, बहुत सारी चीजें करने से, टाइम के चले जाने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए कि ये सर एक फोन लेकर आए हैं, आज मैंने मान लीजिए कि फोन ये 10,000 का परचेज किया है, तो क्या अगर इसको 1 साल बाद हम इसको सेल करने जाएं
तो क्या ये 10,000 की वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। यानी हम इस फोन का यूज कर लिए हैं, तो फोन का यूज करने की वजह से क्या इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई होगी? नई टेक्नोलॉजी आने से ये क्या ओल्ड वर्जन हो गया होगा? ओल्ड वर्जन हो गया होगा तो क्या इसकी वैल्यू कम हो गई होगी? तो डेप्रिशिएट करता है, मतलब वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है? ध्यान रखें कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका प्रोविजंस क्या होता है, रिजर्व क्या होता है। और इसमें दो मेथड्स पढ़ते हैं, एक तो एसएलएम पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ते हैं, और एक रिटन डाउन वैल्यू पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको WDV भी करते हैं। इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहीं पे देख लेते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, मान लीजिए कि कोई 10,000 का हमारे पास कोई मशीनरी है, और उस मशीनरी पे मान लीजिए कि हम @10% क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन लगा लिए। अब क्या होगा कि अब मान लीजिए कि ये 10 साल तक की मशीन चलेगी, तो हम 10 साल तक क्या करेंगे, 10% चार्ज करेंगे, यानी पर ईयर क्या करेंगे, 1,000 रुपया चार्ज करेंगे। और 10 साल में क्या होगी, उसकी वैल्यू हम रियलाइज हो जाएगा, और जो लास्ट में बच जाएगा उसको हम सेल कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू जो होगी। उसके बाद क्या करेंगे, एक नई मशीनरी हम परचेज कर लेंगे, तो बिजनेस चलता भी रहेगा, काम भी चलता रहेगा। ये होता है, हम पर ईयर इक्वल रेट से जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड बोलते हैं। जब रिटन डाउन वैल्यू की वैल्यू होती है, तो मान लीजिए कि हम 10% तो लगा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि ये 10,000 की वैल्यू है, और एक साल में हम 1,000 रुपया अभी हुआ, इसका 10%, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 रुपया हो जाएगी। अब 9,000 से क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, 10% निकालेंगे, तो वैल्यू हो गई 900। तो क्या करेंगे, 9,000 में से 900 माइनस कर देंगे, तो 8,100 क्या बच जाएगा, बच जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ऐसी वैल्यू चलती रहेगी। इसको बोलते हैं हमेशा रिटन डाउन वैल्यू। हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा जो एसेट की वैल्यू होती है वो जीरो तो हो जाती है, लेकिन रिटन डाउन वैल्यू में कभी भी एसेट्स की वैल्यू जो होती है वो जीरो के इक्वल कभी नहीं होती है। कुछ ना कुछ बच जाएगा, और इसमें कभी भी एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या एसएलएम में जो एसेट का होता है वो वैल्यू क्या जीरो होती है? तो हाँ, होती है। लेकिन अगर वही देखा रिटन डाउन वैल्यू में, तो उसको कभी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या बात क्लियर हो रही है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम क्या करते हैं, बहुत सारे बिल्स होते हैं, बिल्स को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो वो बताएंगे कि क्या बिल्स क्या होता है। बिल्स का एक्सचेंज का मतलब लेन देन करना, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक से टर्मिनोलॉजी क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, रिन्यूअल कैसे करते हैं, डिसऑनर क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ बिल कैसे होता है, ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। एक तरह से एक डॉक्यूमेंट होता है बिल्स, ठीक है, उससे बात करने वाले। जैसे चेक होता है वैसे ही बिल्स के बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर एक बच्चा जब 11th में जाता है तो ये सीखता है कि हम बेसिक से, अकाउंटिंग जब कुछ भी नहीं जानता है उस समय से हम क्या करते हैं, उसको सीधे धीरे धीरे मतलब स्लोली क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वो फाइनल अकाउंट बनाता है, जब किसी कंपनी का फाइनल अकाउंट्स देखने को मिलता है, बैलेंस शीट देखने को मिलता है, तो कैसे बनता है, हम वहां से जर्नी स्टार्ट करके जब हम चलेंगे फाइनल अकाउंट्स में, तो वो देखेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात करती हैं, यानी सिंगल बिजनेस के बारे में, इंडिविजुअल पर्सन के बारे में। जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो उसके बारे में, उसमें देखेंगे तो हम देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। विद द स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट के साथ हम क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर जर्नी को थोड़ा सा अगर देखा जाए, यहीं पे यहाँ पे देखा जाए तो हम जनरल किए, जनरल के बाद लेजर बनाए, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाए, ट्रायल बैलेंस के बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हम क्या बनाए, पीएल बनाए, और पीएल के बाद क्या बनाए, हम बैलेंस शीट बनाए। और बैलेंस शीट किससे बना रहे हैं, विद द स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट के साथ बना रहे हैं। और यहाँ पे जाके हमारा क्या होता है, ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं। तो आपको जर्नी यहाँ से जनरल से स्टार्ट करनी है, जनरल से लेजर चलना है, लेजर से ट्रायल बैलेंस चलना है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएल अकाउंट बनाना है, ये सारी चीजें आपको लेके चलना है। और एक समय आएगा कि आप जो बैलेंस शीट क्लास 12 में देखेंगे, चाहे किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे, तो समझ में आएगा कि वो बैलेंस शीट बनता तो है, लेकिन कैसे बनता है वो हम सिखाने का प्रयास आपको करेंगे। आइए
अकाउंट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जब अकाउंट्स इनकम्प्लीट तरीके से रिकॉर्ड होती है तो वो उसमें सिंगल एंटिटी सिस्टम देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड देखते हैं, कंजर्वेशन टू डबल एंट्री सिस्टम देखते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और एक लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं एनपीओ। एनपीओ क्या होता है? बहुत सारे संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट को गेन करना। क्या गेन करना? प्रॉफिट को गेन करना। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसका मेन पर्पस होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना। जैसे स्कूल क्या है? एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। उनको मेन पर्पस क्या है? एजुकेट करना, लोगों को शिक्षा देना। वहीं देखें एनजीओ, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का मेन पर्पस क्या है? सोसाइटी के लोगों का क्या करना? इलाज करना। ठीक है। वहीं अगर देखा जाए बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, वृद्धा आश्रम है, सारी चीजें क्या है? वो मेन पर्पस क्या होता है? उनका सोसाइटी का वेलफेयर करना होता है। उनके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन क्या ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास भी तो खर्चे होंगे, उनके पास भी तो कहीं से इनकम आ रही होगी, तो हम क्या करते हैं? उनका भी एक अकाउंट बनाते हैं और उसमें हम डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट के अमाउंट को ना दिखा के हम क्या करते हैं? वहां पे रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में बात करते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और इनकी भी क्या बनती है? बैलेंस शीट बनती है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ये था टोटल देखा जाए तो 11th का सिलेबस जो आईएससी बोर्ड्स में दिया गया है। इतने सारे सिलेबस को हमको क्या करना है? कवर करना है। और इसके लिए आपको हर एक चीज समझना होगा, हर एक मीनिंग समझना होगा, हर एक टर्मिनोलॉजी समझना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसमें 80 से 90% एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल का क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम उसको टैग कर सकते हैं, इस तमाम चीजों के बारे में ध्यान दें। उन तमाम चीजों के बारे में आप अगर पढ़ना चाहते हैं और न्यूमेरिकल को बहुत आसान तरीके से आप समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी आपको तकनीकी समस्या हो रही है, टर्मिनोलॉजी की दिक्कत हो रही है, कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही है, सर ये ऐसे हो गया, कैसे हो गया, तमाम चीजें अगर जो भी डाउट्स है, आप आईएससी बोर्ड्स के अकाउंट से रिलेटेड 11th की बात कर रहे हैं, चाहे आप 12th की बात कर रहे होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। वहीं पे मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप अपनी एक नई जर्नी को एक छोटे से चैनल के माध्यम से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार अगर मिलता रहेगा तो मैं हमेशा कंटिन्यूअस आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ये वीडियो कैसा लगा, आपका सिलेबस के चीजों को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ।